गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में है। ये जो हमारी न्यूज़ है ये इकॉनमी और जो इन्वायरमेंट है दोनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज की न्यूज़ जो है हम वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस है ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक कमेटी जो है सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर बनाई गई है, किनके द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, IFSCA। उन्होंने ये जो कमेटी बनाई गई थी उसने इसके ऊपर जो है रिपोर्ट दी है और उन्होंने बोला है कि हमें जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए कार्बन मार्केट के बारे में, कार्बन मार्केट के फील्ड में। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो IFSCA के बारे में होगी, सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में होगी, और जो कार्बन मार्केट होती है वो क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस जो होता है वो क्या चीज़ होती है। Sustainable finance is defined as investment decisions that take into account the environmental, social, and governance factors of an economic activity or a project। कि sustainable finance जो होता है वो एक तरीके का investment decision होता है जो कि किसको ध्यान में रख के रखा जाता है, लिया जाता है, environment, social और governance को ध्यान में रखते हुए। तो देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस और द यूज ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज। मतलब जो है हमें जो क्लाइमेट क्राइसिस जो चल रहा है उसको मिटिगेट किस तरीके से किया जा सकता है, या फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली किस तरीके से यूज किया जा सकता है उसके बारे में उससे डील करते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देन देखते हैं सोशल फैक्टर्स। It includes human and animal rights as well as consumer protection and diverse hiring practices. Then हमारे governance factors. It refers to the management, employee relation and compensation practices for both private and public organization. तो इन तीनों को जो मिला के जो sustainable finance है उनके उसमें जो investment decision जो लिए जाते हैं इन तीनों को ध्यान में रखते हुए उन decisions को sustainable finance कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कमेटी जो है जो बनाई गई थी उसने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन है कि द डेवलपिंग अ वॉलंटरी कार्बन मार्केट की, एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो है उसको डेवलप करना चाहिए। उसके अलावा फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजिशन बॉन्ड्स, इनेबलिंग डी रिस्किंग मैकेनिज्म, प्रमोटिंग रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर ग्रीन फिनटेक। कि ग्रीन फिनटेक के लिए हमें जो है एक रेगुलेटरी स्टैंडबॉक्स जो है वो बनाना चाहिए या उसके लिए फ्रेमवर्क जो है वो डिजाइन करना चाहिए। एंड फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस अमंग अदर्स। कि ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस जो है दूसरी कंट्रीज जो है उनके साथ हमें ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस जो है अदर कंट्रीज के साथ हमें बनाना चाहिए। जो आपकी ग्रीन फिनटेक होती हैं वो ऐसी फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनीज होती हैं जो कि ये जो आपके जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वर्क करती हैं। ग्रीन प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जो पॉल्यूशन है वो कम से कम मात्रा में करने की कोशिश की जाती है कि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो और जो भी प्रोजेक्ट बने वो ग्रीन प्रोजेक्ट हो। सेटिंग अप अ डेडिकेटेड MSME, एक डेडिकेटेड MSME जो है कमेटी ने रेकमेंड किया है कि एक ऐसा MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ऐसा एक डेडिकेटेड MSME जो है प्लेटफॉर्म वो इस्टेब्लिश करना चाहिए या सेटअप करना चाहिए जो कि डील करे सस्टेनेबल लैंडिंग में। कि ऐसी लैंडिंग करे जहां पे जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं या ऐसे प्रोजेक्ट स्पेशली ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो कि क्लाइमेट को हार्म ना कॉज करें। उसके अलावा इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट सच एज कैटास्ट्रोफ बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन सिक्योरिटाइजेशन, ब्लेंडिंग फाइनेंस अमंग अदर्स, इनेबलिंग एग्रीगेशन फैसिलिटीज, इम्पैक्ट फंड्स, green equity etc. in IFSC. IFSC has to play a vital role in capacity building which lays the foundation of greening the financial system. तो बेसिकली इसमें सारी जगह पे एक ही बात हो रही है कि हमें जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लगाना है। ग्रीन प्रोजेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें जो पॉल्यूशन है वो कम से कम अमाउंट में हो। अब देखते हैं कि ये जिसकी बार बार बात हो रही है IFSCA, ये क्या चीज है। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2022, अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। इसके हेडक्वार्टर जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में है। गांधीनगर में एक जगह है गिफ्ट सिटी जिसको कहा जाता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी।
तो इसके हेडक्वार्टर वहां पे हैं IFSCA के। उसके अलावा इसका रोल देख लेते हैं। IFSCA इज अ यूनाइटेड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को जी डेवलपमेंट जो है या उसकी रेगुलेशन जो है किस तरीके से होगी, या फाइनेंशियल सर्विसेज की जो रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से होगी, उन सब चीज़ों का जो काम है वो IFSCA देखता है। At present, the GIFT IFSC is the maiden international financial service center in India. Prior to the establishment of IFSCA, IFSCA से पहले जो है ये काम कौन देखा करता था? ये काम डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो हैं वो देखा करते थे। कौन कौन? जैसे आपका RBI आ गया, देन SEBI आ गया, देन IRDAI आ गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ये सारे जो हैं इसका काम जो है वो देखा करते थे, लेकिन बाद में एक अलग से बॉडी बना दी गई जिसका नाम रखा गया IFSCA। अब देखते हैं इसके मेंबर्स जो है उनमें कौन कौन होते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक मेंबर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो मैंने पीछे आपको 4 ऑर्गेनाइजेशंस बताई, RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA, इन सब में से एक एक मेंबर होते हैं, यानी कि 4 मेंबर ये और 5वें मेंबर ये चेयरपर्सन, और 2 मेंबर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ठीक है। और उसके अलावा 2 एडिशनल मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो टोटल आपके 9 मेंबर्स बन गए, ठीक है। तो ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं, और इन मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल तक का टाइम पीरियड होता है, और उसके अलावा इनको जो दोबारा से है रीअपॉइंट इनको किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन मार्केट क्या होती है। तो कार्बन मार्केट अलाउ फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्बन एमिशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल एमिशंस। तो ये जो कार्बन मार्केट जो है, जब हम एनवायरनमेंट कवर करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से करवाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कार्बन मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। तो कार्बन मार्केट में ये होता है कि हर एक जो कंट्री होती है ना, जिन्होंने क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए जो बाध्य होते हैं, या जिन्होंने ये जो है एग्रीमेंट वगैरह साइन किए होते हैं, जैसे ये पेरिस एग्रीमेंट है 2020 का, तो इसमें यह कहा जाता है एग्रीमेंट में कि आपको एक साल में इतनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही इतनी ही एमिट आप कर सकते हो। तो मान लो किसी कंट्री को टारगेट दिया गया है कि आप एक साल में 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन जो है वो एमिट कर सकते हो। तो मान लो उस कंट्री ने क्या किया, उस कंट्री ने उस साल 80 यूनिट्स ऑफ कार्बन ही एमिट किए, और उसके पास एडिशनल 20 यूनिट्स ऑफ जो कार्बन थे वो उसके पास बच गए, ठीक है। तो ये जो 20 यूनिट्स ऑफ कार्बन उसके पास बच गए, अब इन 20 यूनिट्स को वो जो है इंटरनेशनल मार्केट या कार्बन मार्केट में इनको सेल करके उससे पैसे कमा सकता है, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरी कंट्री है, उसने क्या किया, उसने उस साल उसको भी 100 यूनिट्स का टारगेट दिया गया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस साल 120 यूनिट्स जो है वो कार्बन के एमिट कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 120 यूनिट्स एमिट कर दिए। अब उसका थ्रेशोल्ड लेवल था 100, लेकिन उसने 20 यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा वो कर दिए। तो अब ये कंट्री क्या कर सकती है, जिस कंट्री ने कम कार्बन एमिट किए थे, या जिसके पास 20 कार्बन यूनिट्स जो थे वो एक्स्ट्रा पड़े थे, तो ये उस कंट्री से 20 यूनिट्स ले लेगा, और इसका भी जो एमिशन आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपकी कार्बन मार्केट्स जो होती हैं ये इस तरीके से वर्क करती हैं। इनको कार्बन क्रेडिट जो है वो भी कहा जाता है, या कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जो होते हैं ये भी इशू किए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है कार्बन मार्केट में आती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं इसके लिए कार्बन एमिशन के कार्बन मार्केटिंग के लिए, उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड का मतलब ये होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है, तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन यूनिट एमिट करने की वो दे दी जाती है कि आप साल में इतनी कार्बन यूनिट जो है वो एमिट कर पाओगे। तो उसने क्या किया, उसने टेक्नोलॉजी यूज की, या उसने कुछ ऐसे मेथड यूज किए जिस वजह से क्या हुआ कि उसने बेटर परफॉर्म किया, और उसने उस साल 10 की बजाय 8 कार्बन यूनिट एमिट किए, ठीक है। तो उसने क्या किया, परफॉर्म किया, जिस वजह से उसने अचीव किया। अचीव क्या किया उसने, 2 एक्स्ट्रा यूनिट जो उसके पास बच गए वो यूनिट उसने अचीव किए। अब जो यूनिट इसने अचीव किए उन यूनिट्स को ये क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से परफॉर्म, अचीव, ट्रेड स्कीम जो है ये सरकार ने चलाई हुई है। It target carbon emission reduction in 30 energy intensive sectors। ये 13 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स जो है ये वहां पे यूज किया जाता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। उसके अलावा encouraging foreign capital, गवर्नमेंट हैज परमिटेड
FDI up to 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। गवर्नमेंट ने जो है 100% FDI अलाउ कर दी हुई है अगर जो है कोई रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कोई भी फॉरेन कंट्री जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है या फॉरेन कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसको जो है 100% FDI गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है। उसके अलावा इनकरेजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपके आ जाते हैं सोलर पैनल्स आ गए या सोलर एनर्जी आ गई या विंड एनर्जी आ गई, ऐसे एनर्जी सोर्स जिनको जो कि कम से कम पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। तो ऐसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में थी। इस क्लास का जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा हमारे जो वेरियस कोर्सेज जो हैं चलते रहते हैं तो उनके बारे में आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा हमारा जो 9th ऑफ नवंबर है, 9th ऑफ नवंबर से हम जो है नया बैच शुरू करने जा रहे हैं PCS जुडिशरी का, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उसके बारे में फिर भी आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। PCS जुडिशरी का जो कोर्स है उसकी फीस होगी 30,000, ठीक है। तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, प्री मेंस और जो इंटरव्यू है तीनों की प्रिपरेशन इसी 30,000 में कवर की जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप जो हमारा स्क्रीन पे दिया नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।